हे दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ महाबलीपुरम। इस पार्ट में हम देखेंगे दी मोस्ट फेमस सोर टेम्पल और पंच पांडव रथास को। सो प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। अब हमारे सामने है महाबलीपुरम की सबसे आइकॉनिक पहचान, जिसका नाम है सोर टेम्पल। ऐसा कहते हैं कई हजार वर्ष तक यह मंदिर समुंदर में डूबा रहा, लेकिन जब समुंदर का पानी पीछे हटा तब इतना भव्य इमारत सबके सामने आया। ये जो आप मेरे बैक में टेम्पल देख सकते हैं, ये है सोरा टेम्पल, जो कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम का ही हिस्सा है। इसका नाम सोरा टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि समुद्र के तट पर ही स्थित है। इस टेम्पल को 8th सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी के रूलर नरसिंह वर्मन सेकेंड यानी राज सिंह के द्वारा बनाया गया। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थरों से बने संरचनात्मक मंदिरों में से एक माना जाता है। ये टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को। इस टेम्पल ने ना जाने कई सारे अर्थक्वेक झेले, जिसकी वजह से टेम्पल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। ये ड्रेविडियन आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। यूनेस्को ने इसे भी अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर डेजिग्नेट किया है फॉर इट इज ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इस टेम्पल की सबसे खूबसूरत बात है इसकी लोकेशन। एक तरफ सदियों पुरानी पत्थर की संरचना तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की लगातार आती हुई लहरें। कल्पना कीजिए, सदियों से समुद्र की नमकीन हवाएं इस मंदिर को छू रही हैं। ना जाने कितने तूफान आए होंगे, ना जाने कितनी बारिश हुई होगी, कितने मौसम बदले होंगे, लेकिन यह मंदिर आज भी यहीं खड़ा है और पल्लव काल की कहानी सुना रहा है। सोर टेम्पल मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के काल से इस मंदिर को जोड़ा जाता है। यहाँ शिव से जुड़े प्रमुख मंदिरों के साथ भगवान विष्णु की शयन मुद्रा से जुड़ा श्राइन भी देखने को मिलता है। आप जब मंदिर की बाहरी संरचना को ध्यान से देखेंगे तो कई नंदी आकृतियां और पत्थर पर की गई बारीक कार्विंग भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर भगवान गणेश को वेलकमिंग करते हुए भी दिखाया गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सोर टेम्पल के गर्भगृह में। इस मंदिर में आपको भगवान शिव का एक टूटा हुआ शिवलिंग दिखाई देगा। यह शिवलिंग समय के साथ समुद्री हवाओं, नमक, नमी और प्राकृतिक क्षरण के कारण शिवलिंग की सतह को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा सदियों के दौरान मंदिर पर हुए प्राकृतिक और मानवीय प्रभाव के कारण इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था। आज ये टूटा हुआ शिवलिंग हमें पल्लवों की प्राचीन धार्मिक आस्था और उस समय की उत्कृष्ट पत्थर कला की याद दिलाता है। इस शिवलिंग के पीछे दिखाई देने वाला सोमा स्कंद पैनल भी सोर टेम्पल की महत्वपूर्ण कला का एक हिस्सा माना जाता है। तो चलिए अभी सोमा स्कंद पैनल को जरा ध्यान से देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल के गर्भगृह में ऐसा सेम पैनल देखा था। इस पर भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं और कार्तिकेय जी को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर गणेश जी कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पल्लवास को ज़्यादा गणेश जी के बारे में नॉलेज नहीं था। जब उन्होंने चालुक्यास पे हमला किया और जब वो उनके टेरिटरी में गए, तब उनको गणेश जी के बारे में पता चला कि गणेश जी के साथ ये पूरा परिवार कंप्लीट होता है। फिर उन्होंने गणेश जी को सम्मान देने के लिए सोर टेम्पल के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर गणेश जी को एज वेलकमिंग गणेश जी के रूप में उकेरा। इस मंदिर के गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर आपको नंदी जी की प्रतिमा दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पल्लव का जो फ्लैग सिंबल था वो नंदी ही था। इसी टेम्पल के गर्भगृह में आपको भगवान विष्णु जल सेन विष्णु के रूप में देखने को मिलते हैं। जल सेन विष्णु में भगवान विष्णु को जल के ऊपर या जल से जुड़े स्थान पर शयन करते हुए दिखाया जाता है। महाबलीपुरम के सोर टेम्पल में यह स्वरूप समुद्र के बेहद करीब होने के कारण विशेष महत्व रखता है। यह विष्णु के जल और सृष्टि से संबंध को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर आपको शेषनाग देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग को इस मंदिर की दीवारों पे कलर्स का यूज़ करके ड्रॉ किया गया था, लेकिन वक्त के साथ वो कलर फेड हो गया, इसलिए आपको शेषनाग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ऐसी ही एक मूर्ति नेपाल के बुद्ध नीलकंठ टेम्पल में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर भगवान विष्णु को जल सेन विष्णु के रूप में दर्शाया गया है। अब जरा स्थल सेन विष्णु जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, महाबलीपुरम के पार्ट 1 में हमने स्थल स्वामी पेरुमाल टेम्पल के दर्शन किए थे, जहाँ पर भगवान विष्णु धरती पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं। इस रूप में वे सामान्यत शेषनाग के बिना सीधे भूमि पर विश्राम करते हैं। यह स्वरूप भगवान विष्णु के शांत और सरल रूप को दर्शाता है।
अब जरा अनंत शयन विष्णु जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनंत शयन विष्णु में भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं। शेषनाग अपने फनों से भगवान की रक्षा करते हैं। यह रूप सृष्टि के संरक्षण, अनंत काल और ब्रह्मांडीय विश्राम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, महाबलीपुरम का सोर टेम्पल भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोलर पावर सिस्टम, इको फ्रेंडली एमिनिटीज और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है। शायद किसी ऐतिहासिक इमारत की असली खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि वो कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात में होती है कि हजारों सनराइज और सनसेट देखने के बाद भी वो आने वाली पीढ़ियों को अपनी कहानी सुनाती रहे। और सोर टेम्पल बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। इस टेम्पल का नाम सोर टेम्पल समुद्र के किनारे स्थित होने की वजह से ही पड़ा। कल्पना कीजिए, जब आधुनिक शहर नहीं थे, जब बिजली नहीं थी, जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मशीन्स नहीं थे, तब समुद्र के किनारे इस तरह की मोनुमेंटल आर्किटेक्चर खड़ी करना कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा। मेरे लिए सोर टेम्पल सिर्फ एक मोनुमेंट नहीं है, यह समय, समुद्र और मानव क्रिएटिविटी के बीच चल रही 1000 साल पुरानी बातचीत जैसा है। इस प्लेस पे आके ऐसा लगता है कि मैं हिस्ट्री पे चला गया। ये प्लेस हिस्ट्री लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार महाबलीपुरम में आकर इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर ज़रूर करें। अब हम पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम के सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में से एक, जिसका नाम है पंचरथास यानी पंचरथ। इनका लोकप्रिय नाम महाभारत के 5 पांडव और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, इनका निर्माण वास्तव में पांडवों ने नहीं करवाया था। यह पल्लव काल की वास्तुकला का उदाहरण है। इनकी सबसे अद्भुत विशेषता है कि इन्हें सामान्य मंदिरों की तरह अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें ऊपर से नीचे की ओर विशाल प्राकृतिक ग्रेनाइट रॉक मासेस को काटकर तराशा गया है। इसलिए इन्हें मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण माना जाता है। हर रथ की बनावट अलग है, कहीं स्क्वायर शेप देखने को मिलता है तो कहीं रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिलता है, तो कहीं अलग तरीके की छत। यानी ऐसा लगता है जैसे उस समय के शिल्पकार अलग अलग आर्किटेक्चरल फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यही प्रयोग आगे दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई। यहाँ आपको पत्थर से तराशे गए नंदी, सिंह और विशाल हाथी जैसे स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से यह हाथी, इसे देखकर आप उस समय के स्कल्पचर की ऑब्जर्वेशन और क्राफ्टमैनशिप का अंदाजा लगा सकते हैं। पत्थर कठोर था, लेकिन कलाकार की कल्पना उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। हे फ्रेंड्स, ये है पंच पांडव रथ जो महाबलीपुरम में स्थित है। इसको 7th सेंचुरी में पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन I के द्वारा बनाया गया। इस रथ कॉम्प्लेक्स में टोटल 5 रथ हैं, जिसमें जो सबसे छोटा रथ है वह है द्रौपदी रथ, उसके बगल में है अर्जुन रथ, उसके बगल में है भीम रथ और उसके बगल में है धर्मराज रथ। यहाँ पर नकुल और सहदेव रथ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इन पूरे रथों को एक सिंगल ग्रेनाइट स्टोन से कार्व करके बनाया गया है। यूनेस्को ने इसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जिनमें जो सबसे पहला स्टेज है जिसका नाम है महेंद्र ग्रुप। इसमें शामिल है रॉक कट केव टेम्पल्स, जिनको मंडपास भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की थी। अब आते हैं सेकेंड स्टेज में। इस ग्रुप का नाम है नरसिम्हा या मामल्य ग्रुप। इसमें शामिल है फेमस पंचरथास एट महाबलीपुरम, जिसको सिंगल बोल्डर से कार्व किया गया है और इन सारे स्कल्पचर्स को हेवली डेकोरेट भी किया गया है। अब आते हैं थर्ड स्टेज में, जिसको राजसिंह ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें शामिल है फेमस सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम और कैलाशनाथ का टेम्पल एट कांचीपुरम। अब आते हैं 4 स्टेज में, जिसको नंदी वर्मन ग्रुप भी कहा जाता है। इस ग्रुप में शामिल है क्लासिक ड्रेविडियन आर्किटेक्चरल ग्रामर, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है वैकुंठ पेरुमाल टेम्पल एट कांचीपुरम। अब समझते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को। इसकी शुरुआत हुई थी पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। इस काल में ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग किए बिना ही एक नई वास्तुशैली का उद्भव हुआ। प्राकृतिक शिलाओं को तराश कर मंदिर बनाए गए, जिन्हें मंडप कहा जाता है। लेकिन नागर स्टाइल में मंडप को असेंबली हॉल भी कहा जाता था।
And the second stage of the development of temple architecture in South India was began under Narasimhavarman. अंडर द नरसिंहवर्मन मंडपास को डिवाइड किया गया था सेपरेट रथास में। इसमें से जो सबसे छोटा रथ है वो है द्रौपदी रथ और इसकी योजना पूस वाली कुटिया के आधार पर की गई थी। इसकी जो छत है वो बंगाली झोपड़ी के समान दिखती है। एंड द बिगेस्ट वन वाज द धर्मराज रथ, जिस पे नरसिंहवर्मन की मूर्ति भी उकेरी गई है। नकुल एवं सहदेव रथों की योजना गज पृष्ठाकार है जो कि चैत्य प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अर्जुन एवं धर्मराज रथों के स्क्वायर बेस पर पिरामिडीय विमान स्थापित है जो अष्टभुजीय गुंबद से अलंकृत है और इन सभी रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। रथ एवं मंडपों पर मूर्तियां शिलाखंड को ऊपर से नीचे तराशकर ही बनाई गई है और इन्हें अलग से नहीं जोड़ा गया है। अब आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट में, जिसका नाम है राजसिंह शैली। इस शैली में रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को डिजाइन किया गया था इन द प्लेस ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल और महाबलीपुरम का सोर टेम्पल। ये है कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल जिसको पल्लव डायनेस्टी के रूलर नरसिंहवर्मन II यानी राज सिंह के द्वारा बनाया गया। ये आर्किटेक्चरल मार्वल अपने इंट्रिकेट सैंडस्टोन कार्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ये कांचीपुरम का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट भी है। और जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है नंदीवर्मन ग्रुप्स ऑफ टेम्पल। इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वो वैकुंठ पेरुमाल टेम्पल है और यही सबसे लास्ट स्टेज है साउथ इंडिया के द्रविडियन आर्किटेक्चरल टेम्पल्स ग्रुप का। महाबलीपुरम की ये अद्भुत विरासत आज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के समूह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है और एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग भी देखने को आपको मिलती है। एक ही शहर में भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर तक का विकास देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको इंडियन हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में जरा से भी रुचि है तो महाबलीपुरम आपके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक आउटडोर क्लासरूम है। थैंक यू सो मच गाइस, मैंने पूरे महाबलीपुरम के हिस्टोरिकल साइट को एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।